देखिए गणित का एक पेपर है 2024 में जो हुआ था यूपी बोर्ड में। उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन है। यहाँ पे हिंदी है और यहाँ पे इंग्लिश का वर्जन दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन सेम थे। मेन केस क्या था, दोनों के कोड अलग अलग थे। कोड सॉरी कोड सेम थे, क्वेश्चन भी सेम था, बस लैंग्वेज चेंज थी। इसका कोड कितना है 324 AX। इसको इंग्लिश में भी यही कोड था। ठीक। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन जो इसको सॉल्व करने हैं, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है इसमें पूछ रहा है कि यदि आव्यूह ए और बी के क्रमशः ऑर्डर क्या दिए गए हैं, पी क्रॉस क्यू यानी पी इंटू क्यू और क्यू इंटू आर दिया गया है, तो आपको ए बी का क्रम बताना है, ए बी का ऑर्डर बताना है। इंग्लिश में देख लो। इफ द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए एंड बी आर पी क्रॉस क्यू, ए का ऑर्डर कितना है पी क्रॉस क्यू और बी का ऑर्डर कितना है क्यू क्रॉस आर, तो आपको बताना है ए बी का ऑर्डर कितना होगा। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इनको सॉल्व करने का ये तरीका है कि दोनों के ऑर्डर को लिख लो। जो ऑर्डर क्या है पी क्रॉस क्यू, इनका ऑर्डर लिख दिया। और दूसरे का ऑर्डर क्या है, क्रम जो है दूसरे का क्रम क्या है क्यू इंटू आर। ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, अगर दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है तो इनका ये जो सीक्वेंस है जो हम बॉक्स में रख रहे हैं ये बराबर होना चाहिए। यानी पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है, ऑर्डर में जो रो है, सॉरी जो कॉलम है, यानी जब किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाता है, मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर अगर हम m इंटू एन लिख रहे हैं तो इसका मतलब n जो होता है हमको बताता है क्या, n बता रहा है यहाँ पे रो है और m क्या बता रहा है कॉलम बता रहा है। तो वही p और q जो है, इसमें p क्या बताएगा, p बताएगा रो और जो q है वो क्या बताएगा कॉलम बताएगा। जो पहले होता है वो रो बताता है, जो बाद में होता है वो q बताता है, सॉरी कॉलम बताता है। तो इसका रो कितना हो जाएगा, इसका रो क्यू हो जाएगा, इसका कॉलम कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा। ये दोनों बराबर हैं, जब ये दोनों बराबर हैं तो इनका मल्टीप्लाई संभव है। जो इन दोनों को हटाने के बाद जो बचेगा वही ऑर्डर हो जाएगा। यानी इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए इंटू बी का ऑर्डर हो जाएगा पी इंटू आर, पी इंटू आर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक। और कोई ऑप्शन नहीं। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, आर इंटू पी नहीं कर सकते, पी इंटू आर ही करेंगे, ऑप्शन ए। इसमें भी ऑप्शन ए हिंदी वालों के लिए। अब देखो, अब आपसे कह रहा है कि किसी बिंदु पर रेखा y बराबर एम एक्स प्लस वन, वाई बराबर एम एक्स प्लस, सॉरी एम नहीं है यहाँ पर, y बराबर एक्स प्लस वन, एम यहाँ पर वन है, कि जो ढाल है, ढाल यानी स्लोप वाई स्क्वायर बराबर 4x, ये जो कर्व दिया गया है पैराबोला, इसकी ढाल के बराबर है। तो आपको ये बताना है कि ये किस बिंदु पे होगा। देख लो इसमें, एट विच पॉइंट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन, लाइन क्या है y बराबर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक, हमको ये बताना है। एक तरीका ये है कि हम ऑप्शन उठाएं, जो ऑप्शन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वही आंसर होगा। ठीक, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, एक नंबर का है, सीधे पुट कर देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जैसे हम इसमें ऑप्शन उठाते हैं, अगर पहला ऑप्शन उठाते हैं ये, इसमें y की जगह कितना रखेंगे 2 और x की जगह 1 रखेंगे। y की जगह 2 रखेंगे क्योंकि जो इस क्वाड्रेंट में जो पहला जो एलिमेंट होता है वो x होता है, दूसरा जो होता है y होता है। तो यहाँ पर x कितना है 1 है, y कितना 2 है, तो y की वैल्यू यहाँ पे 2 रखते हैं तो कितना है 2, x की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 प्लस 1 यानी ये 2, ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो गया। अब इसमें पुट करो, कर्व में y बराबर कितना रखते हैं, y बराबर हम रखते हैं 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 इंटू वन, वन का मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो 4 आ जाएगा, ये भी सही है। ये दोनों सेटिस्फाई हो गए, जब ये दोनों सेटिस्फाई हो गए तो मेरा ये आंसर हो गया। अब किसी का दिमाग लगेगा कि हम y बराबर ये अलग रख दें तो नहीं सेटिस्फाई होगा, ये रख दें 2 1, ये भी नहीं होगा, यानी केवल पॉइंट ए जो है ये सेटिस्फाई करेगा। एक तरीका ये है। दूसरा ये तरीका है, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसे हम सॉल्व करते हैं। बोला गया है कि दोनों की जो स्लोप है वो बराबर है। इसकी स्लोप कितनी है, इसकी स्लोप जो है y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है। अब ये कर्व दिया गया है, कर्व को हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 4x। इसको मतलब y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 रूट एक्स। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इसका x के रेफरेंस में अवकलन कर दें या डिफ्रेंसिएशन कर दें तो ये क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा क्या 2, 2 तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा। अब इसके बाद जब डिफ्रेंसिएशन किया जाता है तो क्या आता है
एक्स की पावर जो होती है उसमें 1 घट जाता है। एक्स की पावर क्या है, 1/2 है। जब एक्स की पावर 1/2 है तो उसमें जब 1 घट जाएगा कितना बचेगा, 1/2 नीचे का बचेगा। ठीक, और ये फिर जो घट कट जाता है इसके बाद जो आता है वो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ गए डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन करने के लिए क्या करना है, एक्स की पावर क्या है, 1/2 है, इसमें 1 घटा देंगे। 1 जब घटाएंगे कितना आएगा, 1 को घटाने के बाद एक्स की पावर आ जाएगा माइनस का 1/2, और ये माइनस का 1/2 आगे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2 माइनस का नहीं प्लस का आएगा। ये जो 1/2 होता है वो आगे आ जाता है, वो कट जाता है। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन हो गया। अगर हमारे पास एक्स की पावर y बराबर एक्स की पावर n है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो dy बाई डी एक्स होता है, ये क्या होता है, n आगे आ जाएगा, x की पावर में एक कम हो जाएगा, तो वही काम हमने किया है। n कितना था यहाँ पर, 1/2 था, 1/2 आगे आ गया। ठीक, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड कितना है, √x। ठीक है, ये कितना मल्टीप्लाई में 1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/√x। 1/√x बचा, ये dy/dx है, dy/dx है। ये किसके बराबर है, ये हमारा किसके बराबर है, 1 के बराबर है, क्योंकि m बराबर जो 1 आया है ये dy/dx ही होता है स्लोप। ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 1/√x। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट करके तो निकल आएगा 1। x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू y पे पुट कर, इक्वेशन किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2। तो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, 1, 2 आ गया, तो ऑप्शन ए हो गया। ठीक, या तो ऐसे करें या फिर ऑप्शन से उठा कर सकते हैं सीधे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन थे। इसमें आपसे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ये इंटीग्रल दिया गया है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, क्या आएगी ये बताना है। हिंदी में देख लो, समाकलन। देखो डिफ्रेंसिएशन को हिंदी में अवकलन कहते हैं और इंटीग्रेशन को हिंदी में समाकलन कहते हैं। ठीक है, अब इसका हमें समाकलन करना है या फिर इंटीग्रेशन करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इक्वेशन दी है इस इक्वेशन को लिखते हैं, क्या दिया है, इसको आई के बराबर मान लेते हैं। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, ये इंटीग्रेशन का निशान है, यह समाकलन का 1 प्लस साइन 2x है। ठीक है, साइन 2x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, यानी tan साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। उसी का कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, तो यहाँ पर थीटा की जगह एक्स है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसके बाद साइन 2a का फार्मूला लगाएंगे। साइन 2a बराबर क्या होता है, साइन 2a बराबर होता है हमारे पास 2 साइन ए कॉस ए होता है ना, तो वही यहाँ पर ए की जगह कितना है, एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद अंडर रूट के अंदर क्या बचा, अंडर रूट के अंदर बन गया मेरे पास जाके अंडर रूट, यहाँ पे बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया ना। यहाँ पर ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पर 2ab हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा। जब ये बन जाएगा इसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट के बाहर निकालेंगे। जब अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट के बाहर निकालने के बाद इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बस अब इसका इंटीग्रेशन कर दो सीधे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसका करना है इंटीग्रेशन। ठीक, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का कॉस एक्स, तो ये माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, क्योंकि साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है या अवकलन होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है, लेकिन जब समाकलन या इंटीग्रेशन होता है वो उसका अपोजिट होता है, यानी माइनस इसके साथ आ जाता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे या समाकलन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा, प्लस अब क्या है कॉस एक्स, कॉस एक्स का जब समाकलन करेंगे या इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का साइन एक्स, इसके साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट सी मान लो। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ऑप्शन ठीक है सेकंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सेकंड।
ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन पूछे 5 नंबर का काम है यहाँ पे, करना तो पड़ेगा ना। अब अगला क्वेश्चन देख लो। अब आपसे कह रहा है इफ अ वेक्टर, एक वेक्टर ये दिया गया है 5i कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2k कैप एंड 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं टू ईच अदर। देन द वैल्यू ऑफ लेमडा, तो आपको लेमडा की वैल्यू फाइंड करना है। इधर देख लो हिंदी में, हिंदी में क्या है, आपसे कह रहा है कि यदि सदिश, वेक्टर को सदिश कहा जाता है हिंदी में, 5i कैप माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2k कैप, और दूसरा सदिश जो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एक दूसरे पर लंब है। देखो ये जब एक दूसरे पर लंब है, इसका मतलब क्या होगा, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। अगर ये एक दूसरे पर लंब है, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये बराबर क्या होगा, जीरो होगा। अगर इसको हम वेक्टर ए मान लेते हैं, पहले वाले को, ये वाले पार्ट को वेक्टर ए मान लेंगे, इसको वेक्टर बी मान लेंगे, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई कैप या आई कैप डॉट आई कैप जो होता है ये 1 होता है, जे डॉट जे कैप भी 1 होता है, के के कैप डॉट के कैप भी 1 होता है। यानी ये सेम सेम होते हैं तो 1 होते हैं, बाकी किसी के भी साथ आएंगे तो ये जीरो होता है, ये 1 होता है, जीरो नहीं। बाकी किसी के साथ आएंगे तो जीरो आएगा, तो ये 1 होगा सब, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आई डॉट जे निकलेगा तो ये जीरो आ जाएगा, आई डॉट के निकलेगा तो ये भी जीरो आ जाएगा, और जे डॉट के निकलेगा तो ये भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, केवल आई डॉट आई वाला ले लेना है और जे डॉट जे वाला ले लेना है, के डॉट के वाला ले लेना है, उसको जीरो के बराबर कर देना मल्टीप्लाई को, आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, वेक्टर, वेक्टर जो गिवन है, पहला वेक्टर क्या है उसको लिख दो यहाँ पे, जो पहला वेक्टर है उसको लिख देते हैं। पहला वेक्टर क्या है हमारे पास, नीचे ही लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है 5, ठीक है, 5i कैप माइनस लेमडा जे कैप, देखो यहाँ लिख के दिखा रहे हैं, इतना टाइम लगा, सीधे मल्टीप्लाई करना है इनका, प्लस 2 लेम के कैप, तो ये हो जाएगा एक। दूसरे का डॉट प्रोडक्ट लेना है इसका, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, ये बराबर जीरो आएगा डॉट प्रोडक्ट, अगर ये परपेंडिकुलर है तो 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा, क्योंकि ये आई डॉट आई आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और 2 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। बाकी सबके साथ आई जाएगा तो जीरो कर देगा, कोई मतलब नहीं। अब 3 जे और माइनस लेमडा जे, इनका मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, माइनस का 3 लेमडा आ जाएगा, ठीक है, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। अब 4k का मल्टीप्लाई 2k से कर दो, के डॉट के हो जाएगा 1, और 4 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट जीरो आएगा। यहाँ पे क्या आया, 3 लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा 18, यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। ये हमने करके यहाँ पे दिखाया, सीधे आपको मल्टीप्लाई करना था और निकाल देना था, एक नंबर का क्वेश्चन 6, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, तीसरा, ये आ जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, इस अवकलन का समीकरण के लिए बताना है कि घात, घात यानी डिग्री कितनी है, क्या बताना है, ये जो हमको दिया जा रहा है इसकी डिग्री बताना है। डिग्री, डिग्री का मतलब होता है क्या, डिग्री का मतलब होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ जो डिफ्रेंसिएशन ज़्यादा बार किया गया है। यहाँ पर डी वाई बाई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर किया गया है, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर किया गया है, तो जितनी बार ऑर्डर जाता है, अगर यहाँ पर हमारे पास डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब होता तो ये इस क्या होता, इसका ऑर्डर हो जाता कितना, 3 बार गया तो 3 ऑर्डर हो जाता। यहाँ पर 2 बार गया तो कितना ऑर्डर हो गया, 2 हो गया ऑर्डर, ठीक है, 2 ऑर्डर हो गया। इसकी जो पावर होती है, इसकी जो पावर होती है वही क्या होता है, डिग्री होती है। इसकी जो पावर होती है वही डिग्री होती है, समझ गए, इसकी जो पावर होगी वही डिग्री होगी। अब देख लो इसमें इसकी पावर कितना है, यहाँ पर इसकी पावर यहाँ पे 1 है, लेकिन ये भैया अंडर रूट जो हमारे पास करनी के दिया गया है, ये 4 भी तो दिया गया है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि करनी कहीं लगा हो, अगर करनी लगा है तो उसको हटाना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी इसको और सॉल्व करना होगा। अगर यहाँ से अब चलते तो एक लगा के चले आते, या ऑप्शन 4 है यहाँ पे, तो बस काम हो जाता, एक लगा देते। ऐसा नहीं, अब इसका क्या करोगे, दोनों तरफ 4 रूट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, यानी अगर रूट 3 लिखा होता तो क्यूब किया जाता, यहाँ पर 4 है तो 4 क्यूब किया जाएगा, 4 पावर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स
प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमारा बन के आया, ये जो बन के आया, अब जो बन के आया, तो जितनी बार गया है डिफ्रेंशिएशन वो ऑर्डर होता है, जितनी बार डिफ्रेंशिएशन गया है वो ऑर्डर होता है, और जितनी पावर उसकी होती है वो उसका डिग्री होता है, घात होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। ये याद रखना लाइन को। लाइन क्या याद रखनी है, डिग्री क्या होती है, जो डिफ्रेंशिएशन मैक्सिमम बार किया गया है उसकी जो पावर होती है वही डिग्री होती है। तो इसकी ये कितनी बार मैक्सिमम किया गया है, d2i dx स्क्वायर, यानी 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 ऑर्डर है। जितनी बार डिफ्रेंशिएशन किया जाता है वो ऑर्डर होता है। ठीक है, तो वो ऑर्डर होता है, और उसकी जो पावर होती है, और ये याद रखना कि करनी में नहीं होना चाहिए कहीं पर, वर्गमूल स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, उसको बराबर करना होगा। तो इसको मैंने जब दोनों तरफ 4 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, ये बन गया हमारे पास। कहाँ बना, ये बना। जब ये बन गया तो इसकी जो पावर आ गई 4 आ गई, और यही इसका डिग्री हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। यहाँ पर भी देख लो ए ऑप्शन। ये कितने, 5 नंबर के आपके क्वेश्चन हो गए, पांचों पार्ट होंगे, 5 नंबर हो गया। अब जो है इसके जो आगे के पार्ट हैं वो अगले लेक्चर में कराए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक एक पार्ट कराते रहेंगे तो आपका पेपर भी हो जाएगा, और दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों चलते रहेंगे साथ में। फिर बाद में इनका सब लेक्चर कंबाइन करके हम डाल देंगे एक साथ। ठीक, अभी एक एक चलता रहेगा। समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर है हम लोगों का क्लास 12 का। ठीक है, इसका पहला पार्ट हमने करा दिया था, पहले पार्ट में जो क्वेश्चन थे। अब पार्ट स्टार्ट होगा सेकंड। क्लास कौन सी है, 12वीं। हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ लेके चलेंगे। ठीक, क्वेश्चन दिखाते रहेंगे। यहाँ पे हम लगाते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसके सारे पार्ट कराए जाएंगे, एक एक नंबर क्वेश्चन है। ये हिंदी में ये लगा हुआ है। पहला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट का, क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि फलन क्या है, fx फंक्शन दिया गया है x+2, यदि x डज नॉट इक्वल टू 0, यदि x 0 नहीं है तो हमारे पास फंक्शन होगा x+2, और अगर यदि x 0 है तो हमारा फंक्शन होगा 1। अब आपको ये बताना है कि ये x बराबर 1 पर सतत नहीं है, ये हमको दिखाना है। सतत नहीं है, इंग्लिश में देख लो, सो डैट द फंक्शन, क्या है फंक्शन, fx इज इक्वल टू x+2, इफ x डज नॉट इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x+2, इफ x इज इक्वल टू 0 देन fx इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमें कंडीशन दी गई है, तो हमें क्या दिखाना है, इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। देखो, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, हमारा फंक्शन x बराबर 0 पे, x बराबर 0 प्लस पे, 0 प्लस का मतलब है लेफ्ट साइड या राइट साइड कहते हैं, LHS पे या दाईं ओर की तरफ, और फंक्शन हमारा लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर की तरफ। तीनों कंडीशन में फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। यानी अगर हम लिमिट निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड की निकालने का मतलब है जो 0 है, 0 हमारा यहाँ पे है, ये 0 है, 0 के इधर जाएंगे तो ये हमारा राइट साइड है इसका, और 0 के इस तरफ आएंगे तो ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। 0 के इस तरफ जब आते हैं तो निगेटिव आएंगे, और 0 के इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव जाएंगे। यानी अगर हमको लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट निकालनी है, ठीक है, तो x की पावर, x के ऊपर क्या लगाएंगे, 0, और हमें राइट साइड की निकालनी है तो क्या लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू प्लस, और इसके बाद अगर हमें 0 पे निकालना है तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर ये तीनों कंडीशन पर फंक्शन हमारा बराबर आता है तो ये फंक्शन x बराबर 0 पे भी कंटिन्यूअस है, अगर नहीं आता है बराबर तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। वही हिंदी में देख लो, हिंदी में क्या है कि अगर हमारे पास x बराबर 0 पे निकालते हैं, x बराबर 0 पे जो लिमिट आएगी, लिमिट x बराबर 0 पे जो फंक्शन मेरा निकल के आएगा, ये बराबर होना चाहिए किसके, ये हमारा फंक्शन बराबर होना चाहिए x बराबर, सॉरी, लिमिट
बाईं ओर का मतलब है कि x की वैल्यू जो होगी माइनस की तरफ जाएगी, बराबर आना चाहिए लिमिट x टेंड टू प्लस, यानी दाईं ओर। तो कुल मिला के हमें ये तीनों कंडीशन चेक करना है। अगर ये तीनों कंडीशन बराबर आती हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। इसने बोल दिया है कि x बराबर 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ये हमको दिखाना है। 1 नंबर मिल जाएगा आपको। चलो जो फंक्शन दिया गया है उसको लिख लेते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन हमारे पास गिवन है, जो क्या फंक्शन गिवन है, एक मिनट। फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू है, ब्रैकेट में जाएंगे, सेमी ब्रैकेट है ये, ठीक। यहाँ पर हमारा एफ एक्स जो है x प्लस 2 है, कब है? जब x 0 नहीं है, डज नॉट इक्वल टू, और 1 है कब है? जब हमारा x बराबर 0 है। हमें प्रूव क्या करना है कि ये फंक्शन हमारा 0 पे कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर 0 क्या है? एफ एक्स बराबर 0 यानी लिमिट x टेंड्स टू 0, इस पे फंक्शन देखेंगे। इसके लिए वैल्यू क्या दी गई? 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट तो है नहीं, कोई वेरिएबल तो है नहीं, x तो दिया नहीं है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। यानी हमारा फंक्शन एफ एक्स 0 पे आ जाएगा, कितना? 1 आ जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन, इसको लिख देंगे। अब हमें क्या देखना है? लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड बोलें या दाईं ओर देखना है, लेफ्ट हैंड साइड या दाहिनी ओर, बाएं ओर, सॉरी बाएं ओर, ठीक है। इधर लिख दो बाएं, अगर हिंदी वाली लिखना चाहें तो, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड तो इतना तो लिखेंगे ही, ऐसा जब लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे 0 है तो 0 के इस तरफ जाएंगे तो राइट है ये, और इस तरफ आएंगे तो लेफ्ट है ये, ठीक। तो यहाँ पे 0 पे तो रुक गए, तो 0 पे हमारा 1 है, लेकिन इसके अलावा x की वैल्यू कुछ भी लेंगे, निगेटिव लेंगे अगर x वैल्यू, तो हमारे पास निगेटिव के लिए भी यही फंक्शन है, और पॉजिटिव भी लेंगे तब भी यही है, यानी x निगेटिव लेंगे तब भी और x पॉजिटिव लेंगे तब भी। तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस, यहाँ माइनस लगाने का मतलब है 0 के ऊपर माइनस लगाने का मतलब है कि हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं। इसके लिए फंक्शन हमारे पास क्या है? फंक्शन हमारे पास है x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट, यहाँ पर x है, वहां पर लिमिट से घटा के x लिख देंगे, लिमिट से घटा के x लिख देंगे, यानी लिमिट x टेंड टू 0, ये माइनस लगा देना, इससे ये पता रहेगा कि लेफ्ट साइड के लिए सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर x है, वहां पर क्या करेंगे, लिमिट में x घटा देंगे, लिमिट कितनी है? 0, 0 में क्या घटा देंगे? x प्लस 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस का, अब यहाँ पे लिमिट जो है वो उसको पुट कर देंगे। जब लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक बार और लिख देते हैं, माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट है, यहाँ पर x है, वहाँ लिमिट की वैल्यू रख देंगे, लिमिट की वैल्यू क्या है? 0, 0 प्लस 2, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड के लिए जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2 वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक। अब ऐसे ही राइट हैंड साइड के लिए चेक करेंगे, तो राइट हैंड साइड के लिए जब चेक करेंगे या दाईं ओर के लिए, तो ये RHS, इसके लिए क्या है? इसके लिए हम जब लेंगे लिमिट x टेंड टू प्लस, यहाँ पे 0 के ऊपर प्लस लगाने का मतलब है कि 0 के राइट में जा रहे हैं। 0 के राइट में क्या फंक्शन होगा, क्योंकि इसने फंक्शन ने बताया है कि जब x 0 नहीं है, जब x 0 नहीं है तो x की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू क्या है? जिस पर x 0 नहीं है तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास x प्लस 2 है, अगर 0 है तो 1 है, तो हमारे पास 0 के दाएं ओर जाएंगे तो इसका मतलब 0 नहीं होगा, तो इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम वैल्यू हो जाएगी, x प्लस 2। अब इसमें क्या करेंगे, जहां पर x है वहां पर लिमिट से घटा के लिख देंगे, तो लिमिट क्या है? प्लस, अगर प्लस है तो इस बार ऐड कर देंगे, माइनस होता है तो घटाया जाता है, तो यहाँ पर x क्या रखेंगे? 0 प्लस एक्स प्लस 2। अब हम वैल्यू पुट कर दें लिमिट की, यानी x के 0 पहुंचा दें, तो 0 प्लस 2 बराबर आ जाएगा 2। इसका मतलब लिमिट x टेंड टू माइनस बराबर है लिमिट x टेंड टू प्लस, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर, लेकिन ये डज नॉट इक्वल टू है लिमिट x बराबर 0, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये तीनों बराबर होते तो ये फंक्शन हमारा 0 पे भी कंटिन्यूअस हो जाता। ये फंक्शन x बराबर 0 को छोड़ के बाकी वैल्यू पे तो कंटिन्यूअस है, लेकिन x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है, और यही हमको प्रूव करना था।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन था ये। इतना करने में टाइम नहीं लगेगा, इसमें सीधा लिखना था, है कि नहीं, तो बता देंगे सही बात है नहीं है, इतना सॉल्व करके। अब ये क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, ब्रैकेट में क्या है, साइन 7 पाई डिवाइड बाई 4, ये हमको गिवन है। हिंदी में देख लो, क्वेश्चन तो साइन का वही है ना, साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 7 पाई बाई 4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, इसका क्या होगा। तो देखो फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी, सेकंड का डी, सॉरी सेकंड का क्या है, सेकंड का बी, सेकंड का बी, क्या गिवन है, साइन ब्रैकेट में क्या है, ये इनवर्स लगा हुआ है, साइन 7 पाई बाई 4। यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज होगा क्वाड्रेंट का, किसका यूज होगा, क्वाड्रेंट का, यही दिया है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होगा क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट का यूज होने का मतलब है कि हमको चारों क्वाड्रेंट के विषय में जानकारी होनी चाहिए। जैसे हमारे पास क्वाड्रेंट बनाने के लिए क्वाड्रेंट बना देते हैं, ये पहला क्वाड्रेंट है हमारा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ है। इसके लिए रूल क्या है, ए फॉर ऑल, ए यस मतलब साइन और कॉसेक, ए एस टी मतलब टेन और कॉट, और सी मतलब कॉस और कोसेक, यानी ए एस टी, ये हमको याद रखना है। इसका मतलब ये होता है, इसकी लिमिट क्या है, 0 से पाई बाई 2 तक है, इसकी लिमिट क्या है, पाई बाई 2 से पाई है, इसकी लिमिट क्या है, पाई से 2 पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 है, ठीक है। 3 पाई बाई 2 हुई तो 370 होगा, 270, ये क्या है, ये 2 पाई है, ठीक। यानी हमारे पास क्या है, अगर पहले ए की बात करें, ए का मतलब होता है कि पहले क्वाड्रेंट में जो भी फंक्शन होगा, कॉस का, साइन का, कोसेक का, कॉट का, ये सारे पॉजिटिव होंगे। ए का मतलब है यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। एस का मतलब है, एस का मतलब ये है कि यहाँ पर साइन, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तीसरे क्वाड्रेंट में बात करें, तीसरे क्वाड्रेंट में टेन, टेन यानी टी फॉर टेन, टेन का अपोजिट कॉट है, कॉट, टेन का अपोजिट कॉट, यानी टेन और कॉट को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो यहाँ पर आएगा तीसरे क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो सब नेगेटिव होगा, यानी टेन पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा। चौथे क्वाड्रेंट की बात करें, चौथे क्वाड्रेंट में केवल साइन, सॉरी कॉसेक और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा, यही कॉन्सेप्ट लगना है। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है साइन इनवर्स, ब्रैकेट में क्या है, साइन, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन, ये जो 7 पाई बाई 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 4। चेक कर सकते हैं ये सही है कि नहीं, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, 2 पाई माइनस पाई बाई 4, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8 पाई माइनस पाई बाई 4, ये निकल के आ जाएगा 7 पाई बाई 4, वही बात है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो ये याद रखना, अगर साइन 2 पाई माइनस थीटा है, साइन 2 पाई माइनस थीटा, ये पाई है, 2 पाई है, साइन 2 पाई माइनस थीटा का मतलब है कि पहले क्वाड्रेंट को तो क्रॉस कर गया, दूसरे को भी क्रॉस कर गया, तीसरे को भी क्रॉस कर गया, चौथे में पहुंच गया, चौथे में पहुंच गया, यानी ये लिमिट क्या है, थीटा की जो वैल्यू है इस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। इस क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब है, क्योंकि यहाँ पर जो साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 4 है, तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जब ये चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच गया, चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच गया, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर केवल से कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर साइन क्योंकि 180 पे और 2 पाई पे अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता, साइन ही लेके आता है, लेकिन ये तीसरे चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच चुका है, इसलिए ये माइनस के साथ आएगा, यानी माइनस साइन पाई बाई 4 आ जाएगा, ये माइनस साइन पाई बाई 4 आ जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन पाई बाई 4, ठीक है। अब माइनस आगे लगा दो, माइनस आगे ले आओगे तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4, अब साइन से साइन कट जाएगा और पाई बाई 4 बचेगा, ये क्या आ जाएगा, माइनस का पाई बाई 4, यही हमारा आंसर है, ठीक। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमको दिया जा रहा है कि आपको ये बताना है कि ये फंक्शन जो है, इफ y बराबर a
e की पावर x प्लस b वेयर a b आर कॉन्स्टेंट देन सो दैट d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, ये हमको शो करना है। इसमें देख लो क्या है, सेम हिंदी में लिखा हुआ है, यदि y बराबर ए ई की पावर x प्लस बी और सिद्ध करना है आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a और b के विषय में बताया जा रहा है कि अचर हैं, अचर मतलब कांस्टेंट। क्या करना है, कुछ नहीं करना, गिवन फंक्शन को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या है, सेकंड का सी ऑप्शन। गिवन क्या है, जो गिवन फंक्शन है हमारे पास गिवन है y बराबर क्या है a e की पावर x प्लस बी, ठीक है, ये हमको गिवन है। तो यहाँ पर पहले डी वाई बाई यानी इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, क्या आएगा e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही आता है, यानी a इंटू e की पावर x। b कांस्टेंट है, जब कोई कांस्टेंट आता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, यानी हमारे पास यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा a e की पावर x, ठीक, एक तो ये बन गया क्योंकि हमको ये वैल्यू चाहिए, ये क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे लिख देना कि डी वाई बाई डी एक्स अगर है e की पावर x है तो ये निकल के आता है e की पावर x ही, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा ए ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स ही आता है, तो ये फिर सेम आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब क्या है हमारे पास जो गिवन है, गिवन क्या है, गिवन ये है कि हमको ये दिखाना है डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, ये हमको प्रूव करना है। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट से और सेकंड से। इक्वेशन सेकंड में क्या है, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर कितना है ए ई की पावर एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स कितना है, ये भी ए ई की पावर एक्स, ये कितना आ जाएगा 0, इसका मतलब ये हमारा प्रूव होगा, ठीक है, प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ये है घ। इसमें क्या है, इसमें देखो, इसमें अवकलन समीकरण डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर को हल कीजिए। इंग्लिश में देख लो, इसमें क्या है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन उसको लिख लेते हैं, एक मिनट, गिवन इक्वेशन को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी है शायद, सी तो हो गया था ना, सेकंड का डी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी। इसमें क्या है, जो गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है डी वाई बाई डी एक्स दिया गया है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब किस इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म है, यही तो है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे, y वाला पार्ट डी वाई बाई के पास दे और x वाला इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा डी एक्स। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, तो इंटीग्रेट करने से क्या आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई, लिख देना कि इंटीग्रेशन करने के बाद समाकलन हिंदी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन बना देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करो, जब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ 1 का जो आएगा वो y आ जाएगा, और ये वाई स्क्वायर का क्या आएगा, वाई स्क्वायर का वाई क्यूब हो जाएगा और 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास x की पावर n है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो क्या आता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये आता है ना, तो उसी का यूज किया गया है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा। वहाँ इधर आ जाओगे यहाँ पर, तो ये क्या आएगा x, यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 3 डिवाइड बाई 3, ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, कांस्टेंट लगा दो एक तरफ, c लगा देते हैं यहाँ पर, अब इसको सॉल्व करोगे, अरेंज कर लोगे, आंसर आ जाएगा 3y प्लस वाई क्यूब, ठीक, डिवाइड बाई 3,
यहाँ पर 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3c डिवाइड बाई 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, फिर उसके बाद प्लस 3y माइनस क्या आ जाएगा 3x, और ये जो c है 3c इसको हम लिख देते हैं कैपिटल D या फिर कैपिटल C D लिख देते हैं, वो भी माइनस का या प्लस लगा दें, बराबर 0 कर देते हैं। कांस्टेंट टर्म है, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर प्लस लगाते हैं तो D बराबर क्या है हमारे पास माइनस का 3c, ये हम माने हुए हैं, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, कांस्टेंट कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें लास्ट, इसमें क्या है, किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता कितना है 1/3, बी के जीतने की प्रायिकता कितना है 1/4। इस दौड़ में ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता क्या है। ठीक, इंग्लिश में देख लो पेपर क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द रेस 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/4। इन दिस रेस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ए नॉर बी कैन बी रेस विन। मतलब ना तो ए जीते ना बी जीते। ए की जीतने कितना है 3 का कितना, सेकंड का कितना है ई पार्ट, सेकंड का ई पार्ट है ना, सेकंड का ई पार्ट। तो ए की जीतने की प्रायिकता कितनी है, ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की विनिंग की कितना है 1/3। बी के विनिंग की कितनी प्रोबेबिलिटी है, बी के विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितना है 1/4, कितना है 1/3 1/4। दोनों की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों जीत जाएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये दोनों अगर जीत जाते हैं कितना 1/3 प्लस 1/4। इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे 12 आ जाएगा, ये 4 प्लस 3 यानी 7/12। ये दोनों की प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी है जब ये दोनों विनिंग कर जाते हैं यानी जीत जाते हैं। अब किसी के जीतने और किसी के हारने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, यानी इन दोनों की अगर सम की प्रोबेबिलिटी क्या है जीतने की, अगर ये मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जीता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जीत गया, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी एक तरफ हो गई जीतने की, तो हमें निकालना क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। डैश लगाने का मतलब है कि इनके ना जीतने की प्रोबेबिलिटी, यानी दोनों का सम कितना होता है 1 होता है। इसकी प्रोबेबिलिटी हमको दिया गया कितना दिया है 7/12, तो इसको 7/12 भी लिख दो। ये क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इनके विनिंग की है, ये नहीं जीतने की, ये 1। इसको 7/12 को राइट से भेज दो, क्या आएगा 1 माइनस 7/12। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5/12, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर इसको एक पार्ट मान लोगे फिर इसको एक पार्ट मान लोगे तो हमारे पास बन जाएगा, एक को x मान लो, एक को y मान लो, दोनों को ऐड करके कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 7/5। यही हमसे पूछा गया था। तो ये हमारा पार्ट कौन सा हो गया, ये पार्ट हमारा सेकंड कंप्लीट हो गया, जो एक नंबर के क्वेश्चन थे। ठीक, समझ में आया तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो है ये तीसरा नंबर का है जो पेपर हमारा है मैथ का, ठीक है, 2024 के यूपी बोर्ड का। पेपर कोड कितना है 324 EX है। इसमें क्वेश्चन हम 3 कराएंगे, 3 में जो 4 पार्ट हैं, इसमें बोला गया है कि सारे पार्ट करने हैं हमको। पहला क्या है क्वेश्चन, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर एक संबंध दिया जा रहा है। ठीक है, संबंध ये दिया जा रहा है कि r इज इक्वल टू ब्रैकेट में a, b सच दैट a एंड b जो है नेचुरल नंबर है। ये बताया जा रहा है कि जो पहला नंबर a है वो दूसरे नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, इसे व्यक्त किया गया है। क्या ए बी बिलोंग करता है आर पे, बी और सी बिलोंग करता है आर पे, और ए और सी आर पे बिलोंग करता है, ये बात सत्य है या नहीं, इसको हमको बताना है। इंग्लिश में देख लो क्या है गिवन, आर इज अ रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर एन डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग नेचुरल नंबर एंड ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यानी जो ए है पहला जो टर्म है वो दूसरे टर्म का स्क्वायर है। इज ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर पे, बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर पे, इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग आर। ये ट्रू है कि नहीं, इसको एक एग्जांपल भी बताना है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास दिया है, सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर जो हमारा होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, इंटीजर में होता है, यानी 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाएगा, एक बात।
ठीक। दूसरी बात, हमें क्या करना है, इसको सेटिस्फाई कराना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास गिवन क्या है कि ए कॉमा बी जो है, ये क्या है, ए कॉमा बी जो है वो हमारा बिलोंग करना चाहिए आर पे। आर पे तो बिलोंग करना चाहिए, इसके अलावा बी और सी भी आर पे बिलोंग करना चाहिए। ये इसने बोल भी दिया है क्वेश्चन में, ठीक। तो इससे क्या है कि ये तभी बिलोंग कर सकते हैं जब हमारे ये दोनों नेचुरल नंबर हों। ए कॉमा बी नेचुरल नंबर होना चाहिए और सी भी नेचुरल नंबर है। यानी ये बात तो सही है कि तीनों नंबर जो है नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। ये तीनों नंबर नेचुरल नंबर हैं, मेरे बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर। अब हमें कंडीशन सेटिस्फाई करानी है और देखना है क्या बात सही आती है क्या नहीं आती। सबसे पहले देख लो, हमारे पास जो दिया है ए और बी और सी नेचुरल नंबर हैं, ये मान लिया हमने। फिर उसके बाद पहला पार्ट क्या है हमारे पास, ए बराबर क्या है, ए बराबर जो है वो जो दूसरा टर्म है उसका स्क्वायर है, जो कंडीशन हमको दी गई है, यानी ए बराबर बी स्क्वायर। एक कंडीशन ये हमारे पास है, ये किसके लिए है, ए और बी जब बिलोंग करते हैं आर पे। बी और सी के लिए क्या है, बी और सी के लिए जब बी और सी आर पे बिलोंग करते हैं, इसके लिए क्या है, बी और सी जब आर पे बिलोंग करते हैं आर पे, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, जो बी होगा, बी क्या होगा, सेकेंड वाले का स्क्वायर होगा, यानी सी स्क्वायर होगा। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। अब इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या दी जा रही है, तीसरी कंडीशन ये दी जा रही है कि आर बिलोंग करता है, आर जो है या फिर कह दो ए कॉमा सी जो बिलोंग करता है आर पे, ये हमको दिखाना है। अगर ये आर पे बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, इसका मतलब ये आना चाहिए कि पहला टर्म हमारा जो ए है ये बराबर आना चाहिए किसके, दूसरे टर्म के स्क्वायर के। यानी ये हमारे पास निकल के आना चाहिए पिछली दो कंडीशन से। ये इक्वेशन तीसरी हो गई। पहली कंडीशन क्या थी जिसका हमने यूज करके ए बराबर बी स्क्वायर निकाला, दूसरी कंडीशन जो थी उसका यूज करके हमने निकाल दिया बी बराबर सी स्क्वायर। अगर हमारे पास ये बात सही है तीसरी कंडीशन ए कॉमा सी वाली, तो इन दोनों कंडीशन से ये वाली कंडीशन हमारे पास निकल के आनी चाहिए कि ए बराबर सी स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे पहली दो इक्वेशन से क्या तीसरी आती है। इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें देखो इसमें क्या है, ए बराबर बी स्क्वायर है, यानी ए की जगह हम बी स्क्वायर रख सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि सेकेंड इक्वेशन में जो बी बराबर हमारे पास सी स्क्वायर है, तो बी की जगह हम क्या रखते हैं, सी स्क्वायर। इसमें पहली इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन से बी बराबर सी स्क्वायर पहली इक्वेशन में रखते हैं, तो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू बी की जगह क्या रखना है, सी स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो। तो ये इम्प्लाइज करोगे तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास सी की पावर 4, यानी ए बराबर हमारे पास कितना आ गया, सी की पावर 4, और हमें चाहिए क्या था, ए बराबर सी स्क्वायर चाहिए था। यहाँ पे आया क्या, ए बराबर सी की पावर 4। इसका मतलब क्या हुआ, ये बात भी, ये तुम्हारी जो बात है ये सही नहीं है, नॉट सेटिस्फाई, नो, ठीक है। ये तो तुमने आपने ऐसे बता दिया। अब यहीं पर एक एग्जांपल भी ले सकते हो, एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि ए बराबर आप मान लोगे क्या, ए बराबर हम मान लेंगे, पहले बी बराबर मानेंगे, बी बराबर क्या आएगा, या फिर ए बराबर अगर हम 4 मानते हैं तो बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, बी बराबर हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो ए है वो दूसरे का स्क्वायर है, पहले का जो ए हमारा पहला टर्म है वो दूसरे का स्क्वायर है। फिर उसके बाद सी के केस में यही करोगे, तो सी की जगह अगर हम रखेंगे क्या, अगर सी की जगह हम रखेंगे बी रखेंगे, मान लो सी की जगह हम रख देते हैं 3 मतलब 9 रखेंगे, क्योंकि ये सी के स्क्वायर आएगा, और सी की जगह कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ए है और ये सी है, यानी अगर ये दोनों आएंगे तो ए की जगह 4 आएगा और सी की जगह 3 आएगा, ठीक है। अब इनका स्क्वायर करो, यानी 4 स्क्वायर जो हमारा 4 है ये इसका स्क्वायर आना चाहिए, 3 का स्क्वायर आना चाहिए। तो ये क्या आ रहा है, ये तो मेरा 9 आ रहा है और ये 4 आ रहा है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो ये एग्जाम्पल से भी सेटिस्फाई हो रहा है कि ये बात सही नहीं है, तो इसका मतलब हमारा आंसर नो हो गया, ठीक। एक एग्जाम्पल ए और बी की जगह वैल्यू पुट करके ऐसे दिखा देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे 2। इतना भी करोगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन इसने बोल दिया था कि एक एग्जाम्पल आपको देना है तो ये 1 और 2 दिखा देंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, क्वेश्चन देख लो इसका जो है घा नंबर, इसमें क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई ई की पावर x cos x। इसको dy बाई dx करना है, यानी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इंग्लिश वाले भी देख लें, इंग्लिश में क्या है, जो गिवन है हमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई ई की पावर x cos x, इसका dy बाई dx निकालना है। तो जो गिवन फंक्शन है उसको पहले लिख लेते हैं, गिवन फंक्शन उसको लिखते हैं, क्या है गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन हमें जो दिया है, गिवन y इज इक्वल टू गिवन है हमको एक्स स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 4, एक बार चेक कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और नीचे क्या है ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ये हमें गिवन है। इसका हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है ये क्वेश्चन मार्क के साथ। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, अगर हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, किसका निकालना है, दो फंक्शन है, एक एफ एक्स है, दूसरा डिवाइड किया जा रहा है जी एक्स के साथ। इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करते हैं कि जो फंक्शन एफ एक्स है उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो एफ डैश एक्स, और जो नीचे वाला है यानी डिनोमिनेटर में है उसको ऐसे लिख दो, यानी जी एक्स लिख दो। माइनस लगाएंगे, याद रखना माइनस लगाएंगे, फिर उसके बाद जो डिनोमिनेटर का था उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और जो न्यूमिनेटर में था उसको ऐसे लिख देंगे, और फिर उसके बाद डिवाइड कर देंगे किससे, जो जी एक्स है हमारे पास जो न्यूमिनेटर में है उसका स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा फार्मूला होता है, अगर दो फंक्शन जिन एक दूसरे के रेशियो में है तो उनका डिफ्रेंशिएशन निकालने का फार्मूला होता है। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, अगर हमारे पास एफ एक्स और जी एक्स दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ से बता देंगे कि एक एफ एक्स हमारे पास फंक्शन है, दूसरा फंक्शन हमारे पास है 1 बाई जी एक्स। तो इनका यूज कर लेंगे तो एक बार क्या आ जाएगा, एक बार हमारा आ जाएगा कि पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन सेकेंड फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, प्लस दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख दो। ये हमारे दो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करने का तरीका है, यानी पहले फंक्शन को हम ऐसे ही लिख दें, दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन हमारा जो है एफ एक्स है, उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, दूसरे फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं 1 बाई जी एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं, दूसरे फंक्शन को ऐसे ही लिख देते हैं, यानी 1 बाई जी एक्स को ऐसे ही लिख दो, 1 बाई जी एक्स को ऐसे ही लिख दो, और जो पहला फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, जो पहला फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से भी जब सॉल्व करोगे तो सेम आएगा। ठीक है, तो या तो ये तरीका कर लें या फिर दोनों वाला लगा लें, जो भी हमें अच्छा लगे। अगर फार्मूला नहीं याद रहता पहला वाला तो इसको ये लगा के हम यूज कर सकते हैं। अब हमें सॉल्व करना है, ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। चलो फिर सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है, y इज इक्वल टू हमें गिवन है, y इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई ई की पावर x कॉस x। इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, करो फिर। इसमें क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इधर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा 2x प्लस 3, और ये कांस्टेंट होता है इसका 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो सेकंड फंक्शन है ई एक्स कॉस एक्स। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे, इसके बाद क्या करना है, जो पहला फंक्शन है उसको ऐसे ही लिख दो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और जो हमारे पास ये फंक्शन है इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसको लिख दो डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर एक्स कॉस एक्स, और नीचे क्या लिख दोगे, नीचे ऐसे लिख देंगे कि ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ये है हमारे पास इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर वाला ऐसे ही लिख दो जैसे हमारे पास ई की पावर एक्स कॉस एक्स को एक तरफ कर लो, और ब्रैकेट में लिख दो 2x प्लस 3। अब यहाँ पे क्या है, माइनस लगाओ पहले, तो ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन बन गए, एक ये और एक ये, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, ब्रैकेट में लगाओ, तो इसमें क्या है, पहला फंक्शन इसको ऐसे ही लिख देते हैं ई की पावर एक्स, दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस लगाओगे, दूसरा फंक्शन ऐसे ही लिख दो यानी कॉस एक्स, और पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होता है यानी ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स ही आता है, एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन एन एक्स की पावर एन माइनस 1 आता है। और नीचे क्या है, नीचे हमारे पास सेम है,
डिनोमिनेटर में क्या है, ई की पावर एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें अरेंज कर दो, बाकी सब मिल जाएगा। ई की पावर एक्स वाला कॉमन ले लो और कॉस एक्स वाला, तो ई की पावर एक्स और कॉस एक्स कॉमन लेंगे अगर हम, तो क्या बचेगा यहाँ पे, हमारे पास 2x प्लस 3 है, ठीक है। ये जो है हमारे पास, ये माइनस नहीं है बल्कि हमने बताया था, ये जो माइनस है ये अंदर जाएगा, और यहाँ से ई की पावर कॉस एक्स इसके साथ जब कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। तो ये इतना पार्ट ये आ गया, और ये वाला माइनस इसके साथ दे दोगे, ये माइनस जो है इस माइनस को प्लस कर देगा, यानी प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ये हमारा बंद हो गया पूरा ब्रैकेट। यहाँ पे क्या आया, ई की पावर एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर सकते हो कि ई की पावर पूरे से कॉमन ले लो, ई की पावर पूरे एक्स से कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर कॉस एक्स है, यहाँ पर क्या है, इसको जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो बचेगा ही, माइनस का एक्स स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब ये 3x है और ये 2x है, माइनस का क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस का 4 है और यहाँ पे प्लस का 3 है, तो ये माइनस का 1 बचेगा, तो एक तो ये बच गया, ठीक है। और ऊपर से क्या बचेगा, कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इधर से कॉमन लोगे अगर ई की पावर एक्स केवल बाहर जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, यहाँ पे बचेगा मेरा साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ई की पावर एक्स बाहर ले लो एक, और एक ई की पावर एक्स बाहर ले लो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स कर दो, ठीक। यहाँ से ये कट जाएगा, एक ही बच जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा अरेंजमेंट करने के बाद वो आ जाएगा। इसको पहले लिख देते हैं ये वाले पार्ट को, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और साइन एक्स, ठीक है। माइनस वाले को माइनस कॉमन लेते हुए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स, डिवाइड क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा हमारे पास ई की पावर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक। इसका करने का यही तरीका है। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, इसमें हमें निकालना क्या है देख लो एक बार। इसमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स बराबर ई की पावर साइन एक्स, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। यहाँ पे देख लो कहाँ गया, हाँ इसमें इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है अवकलन की, यानी इसका इंटीग्रेशन करना है। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सी, क्वेश्चन नंबर 3 का सी, 3 का सी है। गिवन क्या है, जो गिवन है वो लिख दो। गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा, हमारे पास गिवन है ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर एक्स साइन एक्स, ये गिवन है, ई की पावर एक्स साइन एक्स ये गिवन है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको आई मान लेते हैं, या फिर आई मानने से पहले इसको डीवाई बाई अलग कर लेते हैं, यानी यहाँ पर डीवाई बाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स, और ये डी एक्स दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे डीवाई बाई डीवाई आ जाएगा, और ये हम इसको मान लेते हैं कि ये मेरा आई है, ठीक है। ये जो डीवाई आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स साइन एक्स, ये भी इंटीग्रेशन आ जाएगा, और ये डी एक्स आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन मान लो, क्या, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा वाई, यहाँ पर इस वाले पार्ट को हम ऐसे लिख देते हैं, ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो हमारे पास जब दो फंक्शन होते हैं तो उनके लिए कंडीशन क्या होती है, कि कंडीशन ये होती है कि हमारे पास अगर दो फंक्शन है, एक एफ एक्स दूसरा जी एक्स, इनका हमें क्या करना है, इन लोगों का हमारा इंटीग्रेशन निकालना है। अगर इनका इंटीग्रेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे,
इंटीग्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे कि जो गिवन फंक्शन है उनमें से देखेंगे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कौन सा एक्सपोनेंशियल है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन माना जाता है ज़्यादातर, जिससे सुविधा रहती है। तो दो फंक्शन बन गए, एक मान लिया एफ एक्स है, एक जी एक्स है। अभी के लिए फार्मूला देखो, फार्मूला ये है कि इनका अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, पहला फंक्शन यानी एफ एक्स, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो यानी जी एक्स, माइनस लगा दो। ठीक है, माइनस लगाएंगे क्या करेंगे, फिर वही कहानी सेम, इंटीग्रेशन बाहर रहेगा लेकिन ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी एफ एक्स का एफ डैश एक्स, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी जी एक्स डी एक्स, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे फिर डी एक्स कर देंगे। तो यही इनका करने का फार्मूला है। यानी दो फंक्शन अगर हमारे पास दिए हैं तो उनके लिए फार्मूला ये है, इसका यूज करते हैं, इस फार्मूले का हम यूज करते हैं और समाधान निकालते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले फंक्शन जो है, पहला फंक्शन हमारे पास ई एक्स है, दूसरा कॉस एक्स है, लेकिन हमेशा याद रखना एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ही इंटीग्रेशन के लिए रखा जाए, क्योंकि हमको पता रहता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इंटीग्रेशन आता है वो ई की पावर एक्स ही आता है, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सीरीज भी हमारी आगे बढ़ेगी नहीं। तो हम क्या करते हैं, जी एक्स को मान लेते हैं, जी एक्स जो हमारे पास है, जी एक्स हम मान लेते हैं कि जी एक्स हमारे पास ई की पावर एक्स है, और एफ एक्स को मान लेते हैं, जो एफ एक्स है वो हमारा कॉस एक्स है, सॉरी साइन एक्स जो दिया है वही साइन एक्स है। ठीक है, तो इसको साइन एक्स मान लेते हैं, ये हमारा साइन एक्स है। अब हम इसका यूज करते हैं, यहाँ से हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स को सेकंड टर्म में लिख दें जिससे जो माना गया वो सीक्वेंस हो जाए, यानी यहाँ पे साइन एक्स और ये कॉस एक्स, कॉस एक्स नहीं ई की पावर एक्स, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, वही कंडीशन क्या है कि पहले फंक्शन का ऐसे ही लिख दो, पहला फंक्शन क्या है साइन एक्स, साइन एक्स को हमने ऐसे ही लिख दिया, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स, तो ये ई की पावर एक्स आ जाएगा, माइनस लगा दो, अब इंटीग्रेशन का निशान लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, उसको लिख दो। ठीक है, फिर दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन का निशान, एक पार्ट ये हुआ, फिर इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे फिर कहानी बन गई, क्या कहानी बन गई कि कॉस एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, यानी फिर यहाँ पर एक फंक्शन दो फंक्शन की कहानी बन गई। फिर इसको यूज करते हैं, ये तो वाई रहेगा ही, यहाँ पे लगाओ ई की पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस हम लगा देते हैं, आगे ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पे लगाओगे तो क्या आएगा, ये बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि एक ब्रैकेट और लगेगा यहाँ पे, यहाँ पे इसका लगाओगे तो पहला फंक्शन क्या है जिसको ऐसे लिखना है, कॉस एक्स को ऐसे लिख दो, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, ई की पावर एक्स आ जाएगा, माइनस लगा दो, इंटीग्रेशन का निशान लगाओ, सेमी ब्रैकेट लगाओ, क्या करोगे, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, क्या आएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है, और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही आता है। ठीक है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही आता है, ये हमारे पास ब्रैकेट लगेगा और ये डी एक्स हो जाएगा, पूरा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, इस वाले पार्ट को हमने दो टर्म के लिए यूज कर लिया। अब इसको सॉल्व करो, ई की पावर एक्स साइन एक्स, ये माइनस अंदर ले जाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स कॉस एक्स, वो भी माइनस का, ये माइनस इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस अंदर और है, तीन माइनस बन के एक माइनस बन जाएगी, ये हमारा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन एक्स और डी एक्स। अब ये देखा जाए, ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा y के बराबर ही है, y के बराबर है या फिर i के बराबर है, इस वाले पार्ट को i माने या y माने सबके बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास ये गिवन है ये हमारा i जो है y के बराबर है या y i के बराबर है। ठीक है, इसको हम y लिख देंगे इसकी जगह पे, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर x, कॉमन ले लेते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एक बात याद रखना, जब इतना इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट भी आ जाता है, कांस्टेंट यहाँ से जोड़ दें कहीं से भी जोड़ दें,
तो ये कांस्टेंट भी लेके चलेंगे हम, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, ये मेरा c आ जाएगा, c मतलब कांस्टेंट है। ये y हम इस तरफ भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर x, ब्रैकेट में क्या है sin x माइनस का cos x प्लस c है। अब 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, या i इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर x बाई 2, ब्रैकेट में क्या है sin x माइनस का cos x, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, c बाई 2 आ जाएगा। अब c बाई 2 को हम एक अलग कांस्टेंट मान लेते हैं, कैपिटल C, या i इज इक्वल टू e की पावर x बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा sin x माइनस cos x, ये आ जाएगा मेरा कैपिटल या c डैश। ये हमारा सोल्यूशन है, ये आंसर हो जाएगा, काम हो गया, दैट इज आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि हिंदी में भी देख लो, इंग्लिश में भी देख लो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पासे पर प्राप्त संख्या जो कि 3 का प्रवृत्त है, प्रवृत्त का मतलब है 3 का मल्टीपल है, इसको ई से बताया जाएगा, और एक पासे को और पासे पर प्राप्त संख्या जो सम है उसको एफ से निरूपित किया जाता है। ई और एफ जो है स्वतंत्र घटनाएं हैं। देखो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कौन सा है, तीसरे का डी। इसमें क्या है, जो गिवन है उसको देखो। हमारे पास ये गिवन है कि एक पासे को टॉस किया जाता है, पासे को टॉस किया जाएगा तो उसके सैंपल स्पेस जो आएंगे, सिंपल सैंपल स्पेस जो आएंगे, टोटल सैंपल स्पेस जो कैपिटल एस होगा, वो क्या आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6। एक पासे को अगर टॉस करेंगे तो इनके सिवा कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। इसके बाद इसने बोला है कि जो ई इवेंट है, यानी ई जो है, ई के विषय में ये बताया है, जो भी 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है वो ई में आता है। 3 का मल्टीपल 3 है और 3 का मल्टीपल 6 है, यानी 3 और 6, ये 2 इवेंट है जो ई में आते हैं। इसके बाद इसने बोला है कि जो एफ में है, एफ में जो इवेंट आते हैं वो हमारे 2, 4, 6, 2, 4, 6 का मतलब है कि इवेंट बोला है इसने। बोला देखो, क्वेश्चन बोला है कि सम चाहिए, इंग्लिश में देख लो इवेंट, और ई के लिए बोला गया था कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ये देखो 3 का मल्टीपल, ठीक है। तो इन तीनों की बात हम मान लेते हैं, तीनों की बात मान लेते हैं, ये 3 कंडीशन बन गई। इसके बाद बोला है कि ये इनका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन क्यों निकालना है, क्योंकि अगर हमारे पास ये इंडिपेंडेंट है तो उसकी कंडीशन होती है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन केवल 6 है। 6 एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है, तो एक एलिमेंट इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो दिया है कि ये एक दूसरे से स्वतंत्र है, यानी इंडिपेंडेंट है। फॉर इंडिपेंडेंस कंडीशन, फॉर इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट, फॉर लिखो इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट के केस में, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है, एक मिनट, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट, ठीक है। कहाँ गया, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट के केस में क्या है, इंडिपेंडेंट के केस में जो है, इंडिपेंडेंट के केस में क्या होता है, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है ई की और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो होता है, ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और इंटरसेक्शन एफ, यानी इन दोनों का जो मल्टीपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इन दोनों का जो मल्टीपल है वो मेरा क्या आएगा, इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी का मल्टीपल है वो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन के बराबर आना चाहिए। किस केस में, इंडिपेंडेंट के केस में। इंडिपेंडेंट के केस में ये क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब है कि ई में कितने पॉसिबिलिटी हैं, ई में 3 आ सकता है और 6 आ सकता है इवेंट में, यानी 2 इवेंट आ सकते हैं, या तो 3 आएगा या 6 आएगा। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 की। टोटल कितने सैंपल स्पेस में, 1 से लेके 6 तक है, यानी 6 इवेंट में से कोई 2 आ सकते हैं, कोई 2 में 3 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/3। ये आ गई प्रोबेबिलिटी किसकी, ई की। अब इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात करें तो क्या आएगा, एफ में कितने इवेंट है, 1, 2 है, 1, 4 है, 1, 6 है, यानी 3 इवेंट है। पॉसिबिलिटी कितनी है, 3 की आने की, कितने में से, 6 में से। सैंपल स्पेस में कितने, 6 है, ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ
इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसके विषय में देख लो, इंटरसेक्शन है ये, ठीक है। इनके केस में देख लो, इसके केस में क्या है, इसके केस में दोनों में केवल 6 एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन है, यानी एक, टोटल कितने 6, तो ये कितना आ गया 1/6 आ गया। अब हमें इंडिपेंडेंट का केस जो दिया है उसमें लगा दो, इन दोनों का मल्टीपल, यानी 1/3 मल्टीपल 1/2, 1/3 और 1/2, ये बराबर क्या आएगा 1/6 आना चाहिए। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो 1/6 बराबर 1/6, यानी क्या हुआ, ये सही है, ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ, इवेंट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, इसलिए इवेंट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ये एक दूसरे से स्वतंत्र है, ये ट्रू है। तो हमारा यही आंसर था। ये हमारे क्वेश्चन हो गए कौन, 1 से लेके 3 तक हो गए क्वेश्चन, तीसरे के सारे पार्ट करा दिए। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बचता है वो आगे कराएंगे। समझ में आ रहा है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो पेपर का कोड है मेरा 324 EX, क्लास है 12वीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के जितने पार्ट हैं सारे पार्ट हमको करने हैं, 2-2 नंबर के हैं। पहला है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका डिफरेंशिएशन करना है। दूसरा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है। तीसरा क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस और फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये चारों क्वेश्चन हम करते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी देख लें, पेपर कोड तो सबके लिए सेम ही है, सेम पेपर है, ठीक है। क्या है, गणित का पेपर है, क्लास 12वीं के लिए, क्लास 12। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, ठीक है। अवकलन करना है, पहला क्वेश्चन किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फोर्थ का फर्स्ट है ए क्वेश्चन। क्या गिवन है, y बराबर दिया है cos x की पावर sin x। क्या है, y इज इक्वल टू हमको दिया है cos x की होल पावर है sin x। इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। क्या करोगे, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने से पहले हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग लिख देना, दोनों तरफ लॉग लेने पे, हिंदी वाले टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे बोथ साइड। तो क्या आएगा, बोथ साइड में क्या आएगा, log y इज इक्वल टू लॉग, ये क्या है cos x की होल पावर है sin x। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि लॉग, अगर हमारे पास है log x की पावर n है तो ये हो जाता है n आगे आ जाता है, log x रह जाता है। तो वही उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा log y इज इक्वल टू आ जाएगा sin x, आगे आ जाएगा sin x, और ये बचेगा log ब्रैकेट में है cos x, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, इस इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड मान लो और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिख देंगे, अवकलन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, dy बाई डी एक्स हमको करना है। तो हम क्या करेंगे, d बाई डी एक्स, ये क्या आ जाएगा log y, यहाँ पे आ जाएगा मेरा d बाई डी एक्स, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा sin x, और ये log cos x, ठीक है।
ये हमारा आ गया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/y। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, dy/dx। ठीक है, इसी को हमको निकालना है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो फंक्शन बन जाएंगे, एक ये और एक ये। तो इसका क्या करोगे डिफ्रेंशिएशन, फार्मूला क्या होता है, अगर दो फंक्शन दिए होते हैं हमारे पास, अगर दो फंक्शन दिए हैं, मान लेते हैं एक फंक्शन हमारा f(x) है, दूसरा g(x) है, dy/dx निकालना है। एक फंक्शन हमारा f(x) है, दूसरा g(x) है। तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है, इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास, ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगेगा, इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी f डैश कर दो इसको, f'(x), दूसरे फंक्शन को ऐसे ही लिख दो gx, प्लस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहले फंक्शन को ऐसे लिख दो, यानी g'(x) और fx। तो उसी का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला फंक्शन क्या है, डी साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो क्या आएगा, कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, इनटू सेकंड फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, लॉग कॉस एक्स, प्लस फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, क्या है, साइन एक्स। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, लॉग कॉस एक्स का। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है, तो लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, लेकिन कॉस एक्स का फिर डिफरेंशिएशन होगा, वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा मेरा माइनस का साइन एक्स। यानी एक बार लॉग कॉस एक्स का हुआ, वो आया 1/cos x, बचा क्या, कॉस एक्स का फिर डिफरेंशिएशन आया, तो क्या आया, माइनस का साइन एक्स। बस इसको अरेंज कर दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, y की वैल्यू जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उससे y की वैल्यू पुट करेंगे। y बराबर हम लिख सकते हैं cos x की पावर sin x। तो y का जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो dy/dx, यहाँ पे लिख दोगे क्या, y की जगह क्या रखोगे, cos x की पावर कितना है, sin x, और बाकी सबको ब्रैकेट में अरेंज करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, cos x है, यहाँ पे log cos x है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें क्या है, अरेंज करो पहले तो। इस वाले cos x का क्या करोगे, इस वाले cos x का हम कर लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, log x है, log cos x। यहाँ पे देखो ये माइनस है, ये प्लस है, ये साइन एक्स है, ये भी साइन एक्स है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। नीचे डिवाइड में क्या आ गया मेरे पास, नीचे डिवाइड में मेरे पास आ गया cos x। अब इसको dy/dx करो, dy/dx, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 1/cos x, और एक ब्रैकेट में क्या है, एक ब्रैकेट में है cos x की होल पावर कितना है, sin x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पे है cos स्क्वायर x log cos x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं करना, इसमें अरेंज करके ये आंसर हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर खा है। इसमें क्या है, किसी लीप ईयर में अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। इंग्लिश में देख लो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन अ लीप ईयर। ठीक है, देखो संडे जो होता है, अगर हमारे पास नॉर्मल ईयर है मान लेते हैं, ठीक, नॉर्मल ईयर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, नॉर्मल ईयर की बात करते हैं तो कितने दिन होते हैं इन नॉर्मल ईयर। अगर नॉर्मल ईयर की बात करा जाता है तो हमारे पास दिन कितने आते हैं, 365, 365 डे आते हैं। और इसमें ऑड डे कितने होते हैं, ऑड डे का मतलब होता है 7 से डिवाइड करने के बाद, 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा ऑड डे होता है। ठीक है, 7 से डिवाइड करने के बाद क्या होता है,
जो रिमाइंडर बचता है वही ऑड डे होता है। तो ऑड डे क्या आएगा, ऑड डे आएगा क्या, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 365, जो रिमाइंडर बचेगा वही मेरा ऑड डे है, समझ गए। तो इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 5 35 आया, फिर उसके बाद यहाँ से आया 1, यहाँ से कैरी गया 5, फिर यहाँ से 2 14 आ गया यानी 1। इसका मतलब जो 1 बचा है ये मेरा ऑड डे है, ये मेरा ऑड डे है। तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे, ऑड डे, यानी जो रिमाइंडर बचता है वही ऑड डे होता है। तो मेरे ऑड डे बच गए 1, यानी ऑड डे आ गया 1। ठीक, अब हमारे पास 360 365 की बात की जाती है, तो 365 में 7 इंटू 52 किया जाए प्लस 1 किया जाए तो ये हमारा क्या आ जाता है, 365 आ जाता है। 7 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया गया, 7 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे जो एक वीक में डे होते हैं कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो उन्हीं के बिहाफ पे हम मानते हैं कि जो डे पढ़ेंगे या तो संडे पड़ेगा, मंडे ट्यूसडे, तो मान लेते हैं संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है। मंडे से स्टार्ट करते हैं, ट्यूसडे आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद फ्राइडे आ जाएगा, फिर सैटरडे आ जाएगा, फिर संडे आ जाएगा। इतने डे आ सकते हैं, यानी कितने दिन है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इससे ये हमें पता चला कि 52 टाइम्स जो है 7 है। इसका मतलब जो भी दिन आएगा एक साल में वो 7 बार यानी 52 टाइम्स आता है। यानी एक साल में 52 आएंगे मंडे, 52 आएंगे ट्यूसडे, 52 आएंगे वेडनेसडे और थर्सडे फ्राइडे, यानी हर जो 7 दिन है 7 दिन में एक दिन आएगा। तो इसका मतलब हमें पता चला अगर नॉर्मल डे होता है तो 52 तो सब फिक्स हैं कि 52 तो आएगा। रिमेनिंग क्या बचता है, रिमेनिंग 1 बचता है। ये जो है इसमें क्या होगा, रिमेनिंग में कोई भी दिन आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, उसमें सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस डे का है तो क्या आ जाएंगे 7 डे सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में हम क्या लिख देंगे, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सब लिखेंगे। मंडे से स्टार्ट करते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। यानी हमारे पास सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हो गए, 7 एलिमेंट हो गए। और इसके बाद नॉर्मल डे में यानी नॉर्मल ईयर में प्रोबेबिलिटी यानी पॉसिबल क्या है, पॉसिबिलिटी ये है कि एक दिन बचता है, यानी इवेंट आने की जो है ई मान लेते हैं ये संडे आने की पॉसिबिलिटी है। एक दिन में कोई एक आ सकता है, सब तो आ नहीं सकते। तो यानी या तो मंडे आ सकता है या ट्यूसडे आ सकता है या वेडनेसडे आ सकता है या थर्सडे या फ्राइडे सैटरडे और संडे कुछ भी आ सकता है। इसका मतलब हुआ कि नॉर्मल डे की बात की जाए तो नॉर्मल डे में प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे आने की कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे आने की जो है वो 1/7 है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि लीप ईयर है, और जब लीप ईयर होता है तो दिन हमारे कितने हो जाते हैं, दिन हो जाते हैं 360 सॉरी 66। इन केस ऑफ लीप ईयर, इन केस ऑफ लीप ईयर, लीप ईयर में क्या आएगा, लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे 366 366। इसका मतलब यहाँ पे ऑड डे कितने आएंगे, नंबर ऑफ ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज ये कितना आ जाएगा, जब 7 से डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा ऑड डे होता है। तो करेंगे कितना आएगा, ये 5 जाएगा फिर 35 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, 6 कैरी आया, फिर उसके बाद 2 बार जाएगा 14 हो जाएगा, यानी 2 बचा है। ये नंबर ऑफ ऑड डे आ गया, ऑड डे आ जाएगा, ऑड डेज, ठीक है। अब इसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है कि वो संडे होगा, कहाँ गया, ये रविवार होने की प्रोबेबिलिटी, संडे होने की प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ संडे 2 तरीके आ सकता है। संडे कैसे आ सकता है,
ये तो हमें पता चल गया कि 60 जो सैंपल स्पेस में है वो 7 ही रहेगा, सैंपल स्पेस में 7 ही रहेगा, ठीक है, सैंपल स्पेस में 7 ही रहेगा। लेकिन 2 दिन बचते हैं, 2 दिन में संडे कब कब आ सकता है? पहला केस हो सकता है कि संडे आ जाए और मंडे आ जाए, एक केस ये बन सकता है 2 दिन का। दूसरा ये हो सकता है कि सैटरडे आ जाए और संडे आ जाए। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? या तो पहला केस बनेगा, इसमें भी 2 इवेंट है, या दूसरा केस बनेगा, इसमें भी 2 इवेंट है। ओवरऑल देखा जाए तो संडे आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? या तो मंडे के साथ लग के आ जाएगा, मंडे के पहले, या फिर सैटरडे के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ई इवेंट है वो कितना आ जाएंगे? ई इवेंट में 2 आ गए। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी तो क्या आ जाएगी? 7 में से कितने पॉसिबिलिटी है? 2 की, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। आपको ये वाला करना है पार्ट, वो ऊपर वाला केवल समझाने के लिए हमने बता दिया कि ये ऐसी कहानी है कुछ। बाकी आपको आंसर में जो लिखना है, यहाँ ये सैंपल स्पेस लिख देना है, ये वाला, ये सैंपल स्पेस है मेरे पास। फिर उसके बाद लीप ईयर बता देंगे कि लीप ईयर में दिन जो होते हैं 360 होते हैं। लीप ईयर में ये होता है फरवरी बढ़ जाती है ना, ठीक है, फरवरी बढ़ती जाती है, एक दिन बढ़ जाती है, पहले 4 घंटे हर साल बढ़ती है, तो 4 साल में एडजस्ट हो जाता है, 6 घंटे करीब बढ़ती है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर ग है। इसमें क्या है? बिंदु 5 2 -4 से जाने वाली तथा सदिश 3i + 2ij - 8k के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में देख लो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू दिस। इसमें क्या करना है? देखो क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन है 4 का थर्ड, 4 का थर्ड यानी सी, ठीक। गिवन क्या है? पॉइंट हमको गिवन है, क्या पॉइंट है देख लो एक बार। पॉइंट हमको गिवन है 5 2 -4, 5 2 -4, 5 2 -4। फिर उसके बाद क्या है? जो वेक्टर हमको दिया है जिसके पैरेलल है वो क्या है? वो है हमारे पास 3i + 2j, 3i + 2j - 8k इसके पैरेलल है। ये बताना है कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? पैरेलल लाइन की इक्वेशन जो होती है हमारे पास वो होती है वेक्टर ए इज इक्वल टू, या वेक्टर आर इज इक्वल टू, वेक्टर आर से लिख लेते हैं, वो लिख देंगे इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन, वेक्टर ए मान लेते हैं, प्लस लेमडा अगर पैरेलल है तो इससे वेक्टर बी, यानी हमें ये इस फॉर्म में लिखना है। तो अब हमें देखना होगा कि ये जो पॉइंट हमारे पास है इससे पास होने वाला जो वेक्टर है, वेक्टर लाइन, इससे पास होने वाली जो लाइन है, यानी इस पॉइंट से बनने वाला जो वेक्टर है वो क्या है? इसलिए वेक्टर ए जो होगा हमारा, वेक्टर ए क्या होगा? ये जो पॉइंट दिए हैं इसमें 5 क्या है? आई का पार्ट है यानी 5i, 2 क्या है? जे का पार्ट है यानी 2j, और -4 क्या है? इसका मतलब माइनस के डायरेक्शन में है तो माइनस का 4k। ये हमारा वेक्टर ए आ गया। अब लाइन, पैरेलल लाइन इक्वेशन जो हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, इसलिए इसे चू की लगा दो, इसलिए पैरेलल लाइन इक्वेशन, इन द गिवन पॉइंट, इन गिवन क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी मेरे पास वेक्टर आर इज इक्वल टू आ जाएगा 5i कैप, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, + 2j कैप - 4k कैप
प्लस लेमडा लगा दो। ठीक, लेमडा क्या है, लेमडा कांस्टेंट है, यहाँ पे आ जाएगा 3 i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, i कैप अलग ले लेते हैं और j कैप अलग ले लेते हैं, यानी 5 प्लस 3 लेमडा i कैप प्लस 2 लेमडा j कैप माइनस 4 माइनस 8 लेमडा। ठीक है, तो माइनस हम बाहर ले लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये अंदर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास k कैप आ जाएगा। तो यही हमारी इक्वेशन है पैरेलल लाइन की, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो, लास्ट है ये इस पार्ट का। इसको आपको सॉल्व करना है, इसकी फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें क्या है, ए क्रॉस, पहले ए का क्रॉस तो होगा बी के साथ, तो ए क्रॉस बी आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ए प्लस के साथ ए का क्रॉस होगा सी के साथ, ए क्रॉस सी आ जाएगा। अब इसको ऐड, इसको जो खोलो ये वाले पार्ट को, बी वाले को, प्लस बी क्रॉस सी आ जाएगा, बी क्रॉस सी आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, ये बी का इसके साथ होगा तो प्लस बी क्रॉस ए आ जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ करो सी वाले का, सी वाले का करेंगे तो सी क्रॉस ए आ जाएगा, और इसके साथ करोगे तो सी क्रॉस बी आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये होता है, क्रॉस की प्रॉपर्टी होती है, अगर इनका क्रम बदलेंगे तो देखो, जैसे ये साइक्लिक रूल में है, यानी वेक्टर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होता है कि साइक्लिक रूल फॉलो करना चाहिए, यानी ए बी और सी इस एक साइकिल में ही आना चाहिए। अगर साइकिल का पालन नहीं करते तो ये निगेटिव हो जाएंगे, यानी ए के बाद बी आता है, ये बात सही है तो इसको ऐसे ही लिख दो, ए क्रॉस बी। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आओ, इसमें आओ, ए बी कहाँ पे और है, ये हमारे पास है, यानी इसको भी साइक्लिक रूप में बनाना है। यहाँ पे क्या है, बी क्रॉस ए है, अब इसको साइक्लिक रूप में बनाओगे तो इसका मतलब क्या आएगा, माइनस आगे आ जाएगा, ए क्रॉस बी आ जाएगा, एक पार्ट हो गया। अब इसके बाद अगला कलर ले लेते हैं। अब इसमें आओ, ए के बाद सी आता है, ये बात भी सही रहेगी, यानी बी के, ए के बाद सी नहीं करते, बी के बाद क्या आता है, बी के बाद सी आता है, तो ये वाले साइक्लिक उठाओ, इसको बी वाला, तो बी के बाद सी आता है, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, देख लो, यहाँ पे सी के बाद बी कर दिया है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस बी क्रॉस सी कर सकते हैं। अब अगला देख लो, अगला जो देखेंगे उसको किससे देख लें, काले से देख लो। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, सी के बाद क्या आता है, ए आना चाहिए, ये बात सही है, इसको लिख देते हैं सी क्रॉस ए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए क्रॉस सी है, इसको भी क्रम में लगाओगे तो क्या आएगा, सी क्रॉस ए। अब देख लो, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये आपस में कट गए हैं, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये कट गए, ये कट गए, ये कट गए, इसका मान आ गया 0, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये इसके सारे पार्ट हो गए। अब अगले लेक्चर में इसके मिलते हैं 5 नंबर में जो क्वेश्चन है, फिर उसके बाद 6, ऐसे ही करके ये पार्ट खत्म होंगे। समझ में आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और थैंक यू तो रहेगा ही। यूपी बोर्ड का जो क्वेश्चन आया था, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट था बच्चों के लिए, क्यों था, क्योंकि सॉरी ये वाला नहीं, सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट, इसको हम कराते हैं आपको। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस कॉस एक्स की पावर tan x, इसको डिफ्रेंशिएट करना था x के रिस्पेक्ट में। हिंदी वाले देख लें, क्या है, x के रिस्पेक्ट में आपको अवकलन करना है। अवकलन का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना है। इक्वेशन वही है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस कॉस एक्स की पावर tan x, इसका हमें अवकलन करना है।
तो इसमें क्या है लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना, ज़्यादातर बच्चे इसको छोड़ दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन क्या है, एक मिनट, 5 का सी पार्ट है, गिवन हमें y इज इक्वल टू एक्स की पावर x है प्लस कॉस x की पावर क्या है, tan x है। इसका हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स को फाइंड करना है। ठीक, हमारे पास ये टास्क दिया गया है, इसको हमें फुलफिल करना है। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जो गिवन फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन है उसको अलग अलग मान लेते हैं, यानी इसको मान लेते हैं y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ठीक, इसमें क्या होगा, ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। वेयर y1 क्या हो जाएगा, y1 हमारे पास हो जाएगा x की पावर x एंड y2 क्या हो जाएगा, जो y2 हो जाएगा, y2 हमारे पास हो जाएगा cos x की होल पावर है tan x। ठीक, ये हमारे पास दो कंडीशन आ जाएंगी, यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे y1 को बता देंगे y1 इज इक्वल टू एक्स की पावर x, एक इक्वेशन यहाँ पे मान लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड, और y2 को हम मान लेंगे cos x की होल पावर tan x। ये इक्वेशन नंबर हमारी थर्ड हो जाएगी। ठीक है, अब हमें तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके dy बाई डी एक्स निकालना है और रिलेशन निकालनी है। यानी तीनों इक्वेशन को हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो लिख दो पहले, इन इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा dy y1 बाई डी एक्स प्लस dy2 बाई डी एक्स। ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी फोर्थ। ठीक है, ये हमने फोर्थ इक्वेशन मान ली, रोमन नंबर चल रहे हैं तो रोमन ही मान लो। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी फोर्थ। अब हमें क्या करना है, dy1 बाई डी एक्स निकालना है प्लस dy2 बाई डी एक्स निकालना है, और इनकी वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर फोर्थ में पुट कर देनी है। अब हमारा सारा खेल स्टार्ट होगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड या फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड हमको क्या दिया है, y1 इज इक्वल टू गिवन है x की पावर x। ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अवकलन करने पर x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से पहले हम दोनों तरफ लॉग ले लें। तो लिख दो पहले टेकिंग लॉग, क्योंकि अगर पहले डिफरेंशिएट कर दोगे तो लॉग नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इतना ही लिखो। अब लिखोगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, पहले लॉग ले लेते हैं बोथ
साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। ठीक है, लॉग लेने से क्या होगा, लॉग y1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा लॉग x की पावर x। अब एक लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है, लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर लॉग m की पावर n है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n आगे आ जाएगा और लॉग m अलग रह जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी का हमको यूज करना है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लॉग y1 इज इक्वल टू आ जाएगा x आगे आ गया और लॉग x आ गया। अब क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y1, क्योंकि log x का डिफ्रेंशिएशन होता है, log x का डिफ्रेंशिएशन होता है क्या, dy बाई डी एक्स, log x दिया है हमारे पास तो ये होता है 1/x, उसी के बिहाफ पे ये आ जाएगा 1/y1, यहाँ पे आ जाएगा dy1 बाई डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर दो फंक्शन हो जाएंगे, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन log x है, यानी एक फंक्शन x है, दूसरा log x है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन को ऐसे ही लिख दो। पहला फंक्शन x है, दूसरे फंक्शन को, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आएगा, दूसरे फंक्शन को ऐसे ही लिख दो यानी log x लिख दो, प्लस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहले फंक्शन को ऐसे लिख दो, यानी पहला फंक्शन हमारे पास x है, दूसरा फंक्शन क्या है, log x है, तो इसका log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा log, क्या आ गया, log x, और यहाँ से x कट जाएगा तो ये बचेगा 1 + 1, तो यहाँ पे हमारे पास 1/y1 dy बाई डी एक्स, dy1 डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, जो फार्मूला हमने अभी यूज किया है दो फंक्शन वाला वो लिख लो साइड पे। क्या फार्मूला यूज किया है, अगर हमारे पास दो फंक्शन दिए गए हैं और उनका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, जैसे फंक्शन f1 एक है, दूसरा f2 है, इनका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे, पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी f1 डैश, दूसरे फंक्शन को ऐसे ही लिख देंगे, प्लस दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी पहले फंक्शन को ऐसे लिख दो f1 और दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर दो f डैश। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने लगाया। ठीक है, फिर यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास dy1 बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा y1 ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस log x, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास y1 की वैल्यू क्या थी, y1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये वैल्यू थी, y1 की वैल्यू थी x की पावर x, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dy1 बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, x की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा, x की पावर x ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस log x। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, यहाँ लिख देंगे क्योंकि हमने लगाया है कि चूंकि y1 इज इक्वल टू है हमारे पास x की पावर x, इसका यूज किया है, तो यहाँ से हमारे पास ये बन गया। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं 5, क्योंकि यहाँ पे dy1 बाई डी एक्स निकाल लिया है। अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन जो हमको गिवन है, सॉरी y2 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड क्या है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड देख लो क्या है, इक्वेशन थर्ड हम पहुंचते हैं, इक्वेशन थर्ड हमारे पास ये है, यहाँ पे y2 इज इक्वल टू दिया है cos x की पावर tan x, क्या दिया है, y2 इज इक्वल टू है हमारे पास cos x की पावर tan x, ये हमको गिवन है, मतलब ये हमने माना था। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी log ले लेते हैं बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ log ले लेंगे बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ log ले लेते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास log
y2 आ जाएगा इज इक्वल टू आएगा log ब्रैकेट में cos x और इसकी पावर क्या है tan x। ठीक है, हमने बताया आपको tan x, ये इसकी पावर है, इसकी पावर क्या है tan x। ठीक है, तो हमारे पास log की प्रॉपर्टी जो होती है क्या होती है, log m की पावर n इज इक्वल टू होता है n log m। जो हमने बताया था आपको अभी प्रॉपर्टी क्या बताया था, log m की पावर n है तो ये हो जाता है n आगे आ जाता है log m आ जाता है। इसी का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे log y2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास tan आगे आ जाएगा यानी tan x और ब्रैकेट में आ जाएगा log ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा cos x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से क्या आएगा, log x की वैल्यू क्या होती है डिफरेंशिएशन में 1/x होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/y1 सॉरी y2, यहाँ पे आ जाएगा dy2/dx इज इक्वल टू आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो फंक्शन, एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है। यहाँ पर दो फंक्शन का जो फार्मूला होता है कि अगर हमें दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, दूसरे को वैसे ही लिख दो, प्लस दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, पहले को वैसे लिख दो, उसी वाला फार्मूला वही यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला फंक्शन हमारे पास tan x है, इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो tan x का डिफरेंशिएशन आता है sec स्क्वायर x। ठीक है, tan x का डिफरेंशिएशन आता है sec स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/y2 dy2/dx। यहाँ पे tan x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा sec स्क्वायर x, log x को ऐसे ही लिख दो, log cos x को ऐसे ही लिख दो, log cos x। फिर उसके बाद क्या बताया कि सेकंड फंक्शन को क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है और पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख देना होता है, यानी tan x को ऐसे ही लिख दो tan x और सेकंड फंक्शन क्या है log cos x। log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो यहाँ पर cos है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/cos x। इसके बाद cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो इसका भी डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, हमें ब्रैकेट में क्या लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है चूंकि dy/dx tan x जो होता है ये होता है sec स्क्वायर x, और ये लिखना है dy/dx जो cos x होता है वो होता है माइनस का sin x। इन दो पॉइंट को लिखना है कि ये होता है, हमने इसका यूज किया है। ठीक, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा 1/y2 dy2/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमारे पास sec स्क्वायर है, यहाँ पर cos x, तो हम क्या करते हैं sec स्क्वायर। ठीक है, तो या फिर हम करते हैं ऐसा कि sec स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1/cos x, तो लिख दो 1/cos स्क्वायर x, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है log cos x। ठीक, अब इधर आओ, यहाँ पे माइनस लगा दो, ये वाला माइनस आगे आ जाएगा। यहाँ पे साइन को हम क्या tan को लिख सकते हैं sin x और डिवाइड बाई cos x, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा sin x डिवाइड बाई cos x, और ऊपर हमारे पास ये भी दिया हुआ है sin x डिवाइड बाई cos x। ये तो माइनस वाला इधर आ गया तो कोई बात ही नहीं है इसमें। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं dy2 इज इक्वल टू dx, यहाँ से y2 की वैल्यू उठा के यहाँ दे देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे log cos x है, log cos x है, क्योंकि यहाँ पर भी बेस में क्या है cos स्क्वायर x, नीचे भी बेस में cos स्क्वायर x, तो दोनों का एलसीएम आ गया है cos स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा क्या sin स्क्वायर x। ठीक, अब हमें क्या करना है y2 की वैल्यू पुट कर देना है, d2y dx इज इक्वल टू, y2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, y2 की वैल्यू थी cos x की होल पावर tan x, इसके डिवाइड में हम क्या ले आएंगे cos स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है
लॉग कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, तो अब हमारे पास ये इक्वेशन हो गई कौन सी, 6। अब क्या करना है, इक्वेशन 6 से और इक्वेशन 5 से जो वैल्यू हमने निकाली है उसको पुट कर देना है किसमें, इक्वेशन नंबर 4 में। यानी डी वाई वन बाई डी एक्स की वैल्यू जो निकली है 5 में है, और जो डी वाई टू बाई डी एक्स जो निकली है वो 6 में है। उसको उठा के हमें कहाँ पर रखना है, इक्वेशन नंबर 4 में, इसमें रखना है। तो रख दो फिर यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आएगा, पहले देख लो इसकी वैल्यू क्या है, एक्स ब्रैकेट के अंदर लॉग एक्स फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फोर्थ, सॉरी इक्वेशन फोर्थ क्या करेंगे, इक्वेशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास डी वाई वन बाई डी एक्स प्लस डी वाई टू बाई डी एक्स। डी वाई वन की वैल्यू क्या है हमारे पास निकल के आई है, एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में है 1 प्लस लॉग एक्स। एक आंसर इसका आया। दूसरा क्या है, जो है डी वाई टू की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 6 में क्या है, कॉस एक्स की पावर कितना है, कॉस एक्स की पावर tan एक्स है, डिवाइड किया है कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में क्या है, लॉग कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है, इसी को हम मानेंगे। बस इसमें एक स्टेप अगर और बढ़ाना चाहता है एग्जामिनर तो क्या कर सकता है कि डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर एक्स की पावर एक्स है, ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस लॉग एक्स है, और इधर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड में है इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और इसके बाद बता देगा कॉस एक्स की पावर कितना है tan एक्स है, और इसके बाद ब्रैकेट में बता देगा लॉग कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर। ये हमारे पास कंडीशन है। यही हमारा आंसर है। ठीक, जैसे पूछेगा बता देंगे। ये क्वेश्चन 5 नंबर का था, ज़्यादातर लोगों ने छोड़ दिया होगा क्योंकि इसमें 2 कॉन्सेप्ट लग रहे थे, बाकी करने वाले तो करेंगे ही। अब क्वेश्चन नंबर इसके जो है आगे कराएंगे अगले लेक्चर में, एक पार्ट इसका केवल अभी कराया है। समझ में आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।